आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो है जनरल रूटीन स्टूल एग्ज़ामिनेशन। आज इस टॉपिक में मैं ये डिस्कस करूँगी कि हम लैब में स्टूल एग्ज़ामिनेशन का रूटीन एग्ज़ामिनेशन हम कैसे करते हैं और उस रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें मेंशन करना ज़रूरी हैं, वो आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी। लेकिन सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि वाई नीड टू चेक स्टूल चेक करना क्यों ज़रूरी है। तो वो इसलिए ज़रूरी है कि आ स्टूल सैंपल हेल्प टू डायग्नोज सर्टेन कंडीशन अफेक्टिंग द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। स्टूल सैंपल से हमें कई डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस का डायग्नोसिस में मदद मिलती है। हमें मालूम होगा स्टूल एग्जामिनेशन से कि आइदर जो इन्फेक्शन है वो किसी पैरासाइट की वजह से है, जैसे कि जियार्डिया, एंटमीबा, हुकवॉर्म, एंट्रोबियस, इस तरह के कई सारे पैरासाइट्स हैं जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, या किसी वायरस की वजह से, स्पेशली जो स्मॉल इन्फेंट्स में जो डायरिया होता है वो मोस्टली रोटा वायरस की वजह से होता है, या फिर बैक्टीरिया की वजह से। अगर कोई डायरिया यानी बैसिलरी डायरिया कंफर्म करने के लिए हमें स्टूल एग्जामिनेशन करना ज़रूरी होता है। इसके अलावा कई ऐसी कंडीशन, अगर पुअर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन यानी कि एक कोई पेशेंट है जिसको कोई एब्डोमिनल प्रॉब्लम है, न्यूट्रिएंट प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो उस सूरत में भी स्टूल चेक होगा। या किसी कैंसर की सूरत में, अगर कोलन कैंसर है तो फीकल ओकल्ट ब्लड जो है वो एक टेस्ट हम करते हैं, वो भी स्टूल्स के थ्रू करते हैं। इसके अलावा एच पाइलोरी एंटीजन जो है वो भी स्टूल एग्जामिनेशन के थ्रू चेक किया जाता है। लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ एक जनरल रूटीन एग्जामिनेशन कैसे स्टूल का करते हैं उसके मुतालिक आपके साथ शेयर करूंगी। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कि जनरल रूटीन स्टूल एग्जामिनेशन रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ चेक करना ज़रूरी है। जनरल रूटीन स्टूल एग्जामिनेशन जो है वो दो एग्जामिनेशन पे बेस करता है, मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। लेकिन ये दोनों एग्जामिनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जनरल थोड़ी बातें बताऊंगी, वो आप नोट कर लें सैम्पलिंग के मुतालिक। सबसे पहले तो ये है कि अगर पेशेंट आपके पास आया है स्टूल एग्जामिनेशन के लिए, तो आप ये उससे पहले कंफर्म करें कि कम से कम उसने 1 से 2 वीक तक कोई एंटीबायोटिक ना ली हो, या फिर बेरियम जो कि एक्सरे के लिए यूज़ होता है, बेरियम एनीमा जिसे बोलते हैं, वो ना लिया हो, क्योंकि ये जो है ये पैरासाइट्स को अनडिटेक्टेबल करेंगे, यानी कि पैरासाइट देखना मुश्किल होगा अगर पेशेंट ने कंटिन्यूसली एंटीबायोटिक नियरली ली होगी या फिर एक्सरे कराया होगा बेरियम एनीमा के थ्रू। तो ऐसी सूरत में पैरासाइट डिटेक्ट करना जो है वो बहुत मुश्किल होगा। अगर तो पेशेंट ने 1 से 2 वीक तक कोई मेडिसिन नहीं ली है तो आप उसको एक स्टेराइल कंटेनर दें और सैंपल के लिए बोलें। लेकिन पेशेंट को ये लाजमी मेंशन करें कि सैंपल स्टूल सैंपल के साथ यूरिन सैंपल को मिक्स ना करें, क्योंकि अगर तो पेशेंट को कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन है और अगर वो यूरिन सैंपल को उसके साथ मिक्स करता है तो वो जो है वो मोटाइल ट्रोफोजाइट्स को अफेक्ट करेगा, यानी ट्रोफोजाइट फिर डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाएंगे। फिर पेशेंट जब आपके पास सैंपल लेके आता है तो आप अगर तो वो सैंपल ख़ास तौर पे पैरासिटिक इन्फेक्शन के लिए आप रिकमेंड किया है डॉक्टर ने, तो आप कोशिश करें कि विद इन 10 डेज़ तकरीबन 3 टाइम्स वो सैंपल रिपीटली चेक करें, क्योंकि मे बी वो फर्स्ट सैंपल में पैरासाइट ना डिटेक्ट हो तो सेकंड या थर्ड सैंपल में उसका डिटेक्ट होने का चांस है। और फिर उसके बाद जब पेशेंट सैंपल लेके आता है तो उसका जो मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है उसमें 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, एक तो कलर और दूसरा कंसिस्टेंसी। नॉर्मली स्टूल का कलर जो है वो ब्राउनिश होता है, लेकिन अगर कोई इन्फेक्शन होगा तो उस हिसाब से आप वो कलर मेंशन करेंगे कि येलोइश है या डार्क ब्राउन है या ब्लैक है। तो अगर तो ब्लड आ रहा है स्टूल में, अगर आपको नज़र आता है कि फ्रेश ब्लड भी है, तो आप फिर
लिखेंगे कि ब्राउनिश विद ब्लड स्टेन, वो आप मेंशन करेंगे। लेकिन नॉर्मली यूरिन का स्टूल का कलर जो है वो ब्राउनिश होता है। उसके बाद हम जो नेक्स्ट चीज़ चेक करते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में, वो है कंसिस्टेंसी, कि स्टूल की कंसिस्टेंसी कैसी है। नॉर्मली स्टूल जो है वो सेमी फॉर्म्ड होता है, लेकिन अदर कंडीशंस में कोई यानी कि नॉर्मल कंडीशंस में फॉर्म्ड, सॉफ्ट, सेमी लूज या वाटरी जो है वो उसकी कंसिस्टेंसी होगी। तो जो भी स्टूल की कंसिस्टेंसी है वो आप नोट डाउन करें उसके। और कंसिस्टेंसी की बेस पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हमें एग्जामिनेशन टाइम। अगर तो स्टूल जो है वो लिक्विड है यानी कि वाटरी या लूज है, तो आप कोशिश करें कि 30 मिनट्स के अंदर अंदर वो स्टूल को एग्जामिन करें। अगर तो सॉफ्ट है तो विद इन 1 आवर जो है वो आप एग्जामिन करें स्टूल को। और अगर फॉर्म्ड या सेमी फॉर्म्ड है तो विद इन 24 आवर्स जो है वो आप उसको एग्जामिन कर सकते हैं पैरासाइट्स के लिए। लेकिन कोशिश करें कि रूम टेम्परेचर पे 24 आवर्स उसको नहीं रखें। विद इन अगर आपको थोड़ा लेट हो रहा है तो आप उसको रेफ्रिजरेटर 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख सकते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में ये चीज़ें आपको नोट डाउन करना ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए आपको सबसे पहले स्लाइड प्रिपरेशन करना होगी। उसके लिए आपको नॉर्मल सलाइन चाहिए। रूटीन एग्जामिनेशन के लिए हम नॉर्मल सलाइन यूज़ करते हैं। नॉर्मल सलाइन का एक ड्रॉप, बिल्कुल छोटा सा ड्रॉप, लेस देन 40 माइक्रोलीटर जो है वो आप कोशिश करें वो स्लाइड पे लें। और क्लीन और नीट और स्टेराइल स्लाइड ट्राई करें यूज़ करने के लिए, ताकि कोई भी कंटेमिनेशन जो है उसको अवॉइड किया जा सके। तो एक ड्रॉप सलाइन का लें और फिर स्टूल सैंपल थोड़ा सा लेके ड्रॉपर या किसी भी स्टिक या जो भी आपकी लैब में अवेलेबल है चीज़, उसके थ्रू आप सैंपल लें और उसको नॉर्मल सलाइन के साथ मिक्स करके कवर स्लिप से क्लोज करें। फिर वो स्लाइड आप सबसे पहले माइक्रोस्कोप में 10x की पावर से आप पहले सेट करें। और जब आप अपने उसको सेट कर लें तो उसके बाद आप 40x का लेंस यूज़ करें, क्योंकि हम लोग जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है वो हाई पावर फील्ड पे रिपोर्ट करते हैं, और वो हाई पावर फील्ड लेंस जो है वो 40x का हम यूज़ करते हैं। तो 40x पे फिर आप सिलेक्ट करें और एटलीस्ट 10 फील्ड्स जो हैं वो लाजमी देखें। अगर तो आपको मतलब स्टूल सेमी फॉर्म्ड और नॉर्मल फील हो रहा है तो एक ही स्मीयर काफ़ी है, एक ही स्लाइड काफ़ी है देखने के लिए। लेकिन अगर पेशेंट का थोड़ा एबनॉर्मल स्टूल की अपीयरेंस थी मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन और फर्स्ट स्लाइड से आपको कुछ इतना डायग्नोज नहीं हुआ, तो ट्राई करें कि एटलीस्ट 3 स्लाइड्स जो हैं वो ज़रूर देखें। इसके बाद फिर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में क्या क्या चीज़ें देखना ज़रूरी होती हैं, उसमें पस सेल्स, रेड सेल्स, बैक्टीरिया, पैरासाइट, यीस्ट, फैट ग्लोब्यूल्स और अनडाइजेस्टेड फूड। जो पस सेल्स हैं वो मोस्टली नॉर्मली स्टूल में शायद 1 to 2 प्रेजेंट होंगे, लेकिन अगर वो ज़्यादा प्रेजेंट हैं तो ये मोस्टली जो है वो इंडिकेट करता है डायरिया बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरियल डायरिया को जो है वो उसकी इंडिकेशन ये भी है कि पस सेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे। रेड सेल्स जो हैं वो मोस्टली या तो डायरिया कंडीशन में, ब्लडी डायरिया जब किसी पेशेंट को होगा उस कंडीशन में आते हैं, वरना नॉर्मली स्टूल में रेड सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। लेकिन अगर किसी को ओकल्ट ब्लड या पाइल या हेमोराइड्स का प्रॉब्लम है तो उस सूरत में भी रेड सेल्स स्टूल में नज़र आएंगे। तो पर फील्ड जितने पस सेल्स और रेड सेल्स नज़र आएंगे वो हम रिपोर्ट करेंगे। बैक्टीरिया जो है वो नॉर्मल फ्लोरा स्टूल में प्रेजेंट होगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि स्टूल में बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा है तो फिर पर फील्ड आप उसको एग्जामिन करें और फिर पर फील्ड आप अपने एटलीस्ट 10 फील्ड आप एग्जामिन करें और फिर पर फील्ड आप रिपोर्ट करें। मोस्टली हम बैक्टीरिया जो है वो 1+, 2+, 3+, 4+ अकॉर्डिंग टू
कितने बैक्टीरिया नज़र आते हैं उस हिसाब से हम रिपोर्ट करते हैं। पैरासाइट्स जो हैं वो नॉर्मल स्टूल में प्रेजेंट नहीं होते हैं। अगर तो कोई इन्फेक्शन है, एब्डोमिनल इन्फेक्शन, एब्डोमिनल पेन या डायरिया, या पेशेंट को कोई लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन जो है उसमें भी पैरासाइट नज़र आएंगे, तो आप फिर पर फील्ड जो है वो रिपोर्ट करें कि आपको 1 to 2 पैरासाइट पर फील्ड नज़र आए हैं या 1 to 2 पर स्लाइड नज़र आए हैं। अगर आपने 2 से 3 स्लाइड्स यूज़ की हैं डायग्नोसिस के लिए, तो फिर आप पर स्लाइड भी रिपोर्ट कर सकते हैं। कौन कौन से पैरासाइट जो हैं वो स्टूल में नज़र आ सकते हैं, उसमें सबसे जो मोस्टली कॉमन है वो जियार्डिया लैम्बिया, एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो कि अमीबिक डायसेंट्री में इन्वॉल्व है, वो नज़र आता है। इसके अलावा हुकवर्म, एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस, राउंड वर्म, एस्कैरिस लम्ब्रिकाइड, ये तमाम पैरासाइट्स जो हैं वो स्टूल में नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो की डिटेल में मैं एक लिंक शेयर करूंगी। उस लिंक को आप क्लिक करें तो आपको उस वीडियो में कई ऐसे पैरासाइट्स हैं जो स्टूल में नज़र आते हैं, लेकिन वो पैरासाइट मिक्स हैं। उस वीडियो में वो पैरासाइट मिक्स हैं कि ब्लड में भी हैं और स्टूल में भी, लेकिन आपको उसमें आसानी होगी जज करने में कि स्टूल के पैरासाइट्स की शेप कैसी होती है, वो आप उस वीडियो से देख सकते हैं। इसके अलावा यीस्ट सेल जो हैं, नॉर्मली यीस्ट सेल जो हैं वो स्टूल में प्रेजेंट नहीं होंगे, लेकिन अगर हैवी अमाउंट ऑफ यीस्ट आ रहा है तो वो भी डायरिया की एक कॉज है, तो फिर हम उसको रिपोर्ट करेंगे। कि यीस्ट भी नॉर्मली हम 1+, 2+, 3+ अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ यीस्ट कितना स्लाइड में मौजूद है उस हिसाब से हम रिपोर्ट करते हैं। फैट ग्लोब्यूल्स मोस्टली स्टूल में नज़र नहीं आते हैं, लेकिन ये मोस्टली आपको 1 to 2 ईयर बेबीज़ जो कि नॉर्मली मिल्क या ब्रेस्ट फीडिंग या मिल्क फीडिंग जिनकी डाइट बहुत ज़्यादा होती है, उस सूरत में फैट ग्लोब्यूल्स जो हैं वो नज़र आएंगे। और ये मोस्टली जो है ये छोटे बच्चे 1 से 2 साल के बच्चों के स्टूल में आपको नज़र आएंगे। इसके अलावा अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो नॉर्मली स्टूल में प्रेजेंट नहीं होगी, लेकिन अगर वो प्रेजेंट है तो अनडाइजेस्टेड फूड बिल्कुल एक लार्ज वैक्यूल इरेगुलर शेप्स की तरह के आपको स्टूल में नज़र आएगी, तो वो फिर हम रिपोर्ट करेंगे कि कितने, अगर तो बहुत ज़्यादा हैं तो आप पर फील्ड अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो आप फिर 2+, 3+ इस हिसाब से देख सकते हैं कि पर फील्ड आपको कितना नज़र आ रहा है, तो उस हिसाब से फिर आप वो रिपोर्ट करेंगे। तो ये था जनरल रूटीन स्टूल एग्जामिनेशन के जनरल रूटीन स्टूल एग्जामिनेशन में आपने क्या क्या चीज़ रिपोर्ट करनी होती है। तो मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में आपने कलर और कंसिस्टेंसी रिपोर्ट करनी होती है, और जबकि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में आपने ये तमाम चीज़ें जो हैं वो रिपोर्ट करनी होती हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि रूटीन स्टूल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट को कैसे प्रिपेयर करना होता है। थैंक यू सो मच। हैव अ ब्राइट फ्यूचर टू ऑल ऑफ यू।